अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, बड़ा इम्पोर्टेंट वीक गुजरा है, हैपनिंग वीक जिसको कहते हैं, इंडिया के हवाले से। उसमें हमने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी सिलसिला चल रहा है। वो भी एक अगली हमने देखा कि सीन जो हैं वो हुए जो कि नहीं चाहते थे लोग कि वो ऐसा हो, लेकिन हुआ। और उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ हम देखेंगे कि इंडिया चाइना के हवाले से जो मिलिट्री और डिप्लोमैटिक मूव्स चल रही हैं, वो उसमें क्या चल रहा है और उसमें हम क्या डेवलपमेंट्स देखने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में। और ख़ास तौर पे एक तो ये है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है कि आज अभी 2 घंटे के बाद इंडिया का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और बजट के बारे में जो आकार पटेल हैं, उन्होंने डेक्कन क्रॉनिकल्स में ये लिखा है कि ये 8वां बजट है मोदी जी का और हमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया 6 जो दर्जे है वो नीचे गया है, पाकिस्तान भी 4 दर्जे नीचे गया है। अच्छा, इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन हुआ है। और एफआईआर जो हैं वो तकरीबन 9 जर्नलिस्ट जो हैं उनके खिलाफ काटी गई हैं और जिनमें बहुत ही सीनियर किस्म के और बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट जो हैं, द वायर के फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ जी हैं, उनके खिलाफ काटी गई है, राजदीप जी के मुतल्लिक काटी गई है। फिर एक लड़का है यंग मनदीप पूनिया, उसके खिलाफ। और फिर देखिए कि कांग्रेस के लीडर जो है शशि थरूर साहब, उनके खिलाफ काटी गई। एक और जर्नलिस्ट जो है, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं आसिफ सुल्तान, वो कस्टडी में है यूआपा के अंडर पिछले 2 साल से, एक्चुअली 890 डेज। उनका भी कोई पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम आज जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, अनदीन को भी से आदाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एयर मार्शल साहब, ये जो सिलसिला चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट का, और जिस तरह हमने देखा कि रेड फोर्ट वाला वाकया हुआ, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी। और जिस तरीके से उसको फिर अब मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इन्होंने जानबूझ के उनको ल्योर इन किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनमें कुछ लोग ऐसे इस तरह के थे जो कि एंटी नेशनल हैं। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 2 महीने से हमने तो पहले आपके एपिसोड्स में इसके बारे में बहस की है आपके साथ। 2 महीने से ये किसानों की जो तहरीक चलती आ रही है, हमारे नेशनल कैपिटल रीजन के बॉर्डर्स पे, वो हरियाणा के साथ हो, पंजाब के साथ हो, यूपी के साथ हो, तो इन्होंने कुछ हिलाया सरकार को। क्योंकि लाखों की तादाद में जब लोग मौजूद हों, सारे मुल्क की हिमायत हो उनके साथ। 15 हमारी रियासतें हैं जिन्होंने नुमाइंदे भेजे हैं इन एजिटेशन को। मतलब ये पंजाब, हरियाणा और यूपी की एजिटेशन नहीं है, मशरकी यूपी, मगरबी यूपी की, सारे हिंदुस्तान के किसानों की एजिटेशन रही है। और ये भी आपके नाजरीन जो जानते हैं कि 40% हिंदुस्तान का लेबर जो है वो खेती बाड़ी में जाता है। तो ऑटोमेटिकली हर परिवार को, हर फैमिली को सिंपैथी है फार्मर्स के साथ। मगर सरकार की तरफ से मुझे लगता है एक स्टबर्न सा एटीट्यूड रहा है। तो जब वो पीछे हटते गए, ग्रेजुअली हटते गए, उसको सोच विचार किया नहीं है, समझ संजीदागिरी से इसको लिया नहीं है, तो इस पे ये जो एक तरीके का लावा था, अब ये लावा को वहीं रहने देना था जहां पे ये बॉर्डर्स पे थे। मगर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की जो है वो ये है कि इनको आने दिया यौम जमहूरिया पे, जबकि परेड्स होती हैं, टैबलोज होते हैं सब रियासतों के, उसके साथ फ्लाई पास्ट एयरफोर्स का बड़ा बहुत ही उम्दा तरीके का फ्लाई पास्ट रहता है, स्टेट्स के टैबलोज आते हैं, मार्चिंग कंटिजेंट्स होते हैं सारे सुरक्षा बलों के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। और आप जानते हैं यौम जमहूरिया भारत के लिए, सब मुल्कों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। एक मुल्क की आबरू वहां मौजूद रहती है उस दिन। और
सरकार ने इनको इजाज़त दी है। मेरे ख़्याल में ये 20/20 हाइंडसाइट से नहीं कह रहा हूँ कि हम इतने सालों से पिछले 15-20 सालों से देखते हैं इस परेड के लिए दहशतगर्दों का खतरा रहता है, बहुत सेंसिटिव इलाका है इस दिन के लिए, उस वक़्त के लिए बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर वो आ नहीं सके, मगर जश्न तो फिर भी मनाया जा रहा है। तो बनाया उस जाता जश्न को आप सेपरेट करते हैं कुछ किलोमीटर्स पे 5,000 ट्रैक्टर्स को, 5,000 हमारे किसानों को, आप उनको दिल्ली की तरफ आने देने की इजाज़त देते हैं। ये अब लगता है कि बहुत ही गलत एक फैसला सरकार ने लिया और ऐसा सूरत-ए-हाल मौजूद किया कि अगर थोड़ा-सा एक चिंगारी भी कहीं लगे, तो पूरा आग लगेगा। ये अंगेज़ आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये अगली सिचुएशन थी। मैं कहता हूँ ये एक एनार्की थी, एक तरीके की वो सिचुएशन थी, कोई कंट्रोल नहीं था किनको और वो इस पाक दिन पे जब आपकी यौम जमहूरिया है। दूसरी बात जो है कि जब इन्होंने सारे जो जो कोई भी रुकावटें रखी थी सड़कों पे, एग्रीमेंट हुआ था किसानों के साथ 37 एक नुक्ते थे कि आप इस रास्ते से आएँगे, इस वक़्त शुरू करेंगे, फिर ऐसे जाएँगे, फिर ट्रैक्टर रहेंगे। वो तो जब जैसे हम फ़ौज में कहते हैं द बेस्ट प्लान्स ऑफ माइस एंड मेन है। गो awry ऑन द फर्स्ट शॉट। पूरा आपका प्लान जो पहले शॉट पे वही हुआ। तो उसके बाद जो देखते हैं कि पहले तो फार्मर्स को डिस्क्रेडिट किया गया, डिलेजिटिमाइज़ किया गया। कुछ जो इनके साथ हिमायत थी लोगों की हिंदुस्तान में, वो भी हाँ, वो थोड़ी भी रही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुनियादी सवाल ये है कि वायलेंट कैसे हो गया? ये अगर ये अभी तक पुरअमन रहा, 2 महीनों से चलता हाँ, आ रहा है। फिर अचानक एकदम क्या हुआ? क्या हुआ? इसका अब इस वक़्त हम कह नहीं सकते हैं इशरार साहब, आपके नाज़रीन भी गेस कर सकते हैं। एक तो है कि एक अंदरूनी एक फ़र्क ख़याली की बात हुई है। इंटरनल डिफरेंसेस रही हैं। कुछ गुट अलग से हुए और उन्होंने कोई डिसिप्लिन तो था नहीं तो उन्होंने ये रास्ता सँभाला। दूसरा है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकता है, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। जो सीक्स का जस्टिस है, खालिस्तानी मूवमेंट है, वो गुट हैं, क्या वो पेनिट्रेट किए हैं इस तहरीक में? कब किया, कैसे किया ये भी मालूम नहीं है क्योंकि हज़ारों की तादाद में ये किसान मौजूद हैं। और तीसरा भी ये भी कहा जा रहा है मीडिया में कि ये शायद हुक्मरानों ने ही क्योंकि ऐसी सूरत-हाल आ रही थी कि ये किसान जो थी तहरीक थी दे वर इन अ डोमिनेंट पोज़ीशन और हाँ, सरकार बैक फुट पे थी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे देशवासी जानते हैं हिंदुस्तान में। अब इनमें इसमें से इसमें हिमांशु साहब एक चीज़ जो है, वो एक चीज़ मैंने खुद भी देखी कि जिस तरीके से कुछ लोग आए हैं वहाँ पे और ये ख़ास तौर पे ये मिस्टर टिकैत के वो अपील के बाद जिस तरीके से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और फिर कुछ लोग जो हैं वो गए, उन्होंने जाके उनको इंसाइट किया, उनके ऊपर पथराव किया और पुलिस वाज़ जस्ट अ बाईस्टैंडर। वो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरा ख़्याल है। ये नहीं देखिए तो हम तो जज जूरी बन नहीं सकते हैं ये तो जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो तभी हम कह सकते हैं मगर इतने पॉइंटर्स जो आपने एक एग्जांपल दी है ऐसे पॉइंटर्स काफी हमने देखे हैं पत्रकारों ने हमारे जर्नलिस्ट ने ये मुद्दे टेलीविजन पे लाए प्रिंट प्रिंट मीडिया में लाए पहला यही सवाल जो मैंने उठाया है मैंने किसी से पूछा नहीं जो मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से कह सकता हूँ ये कैसी सरकार है जो ऐसी इजाजत दे ये बात है ये तो 20 साल से सारा आलम जानता है इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन अर्थ राजपथ और इसके इर्द गिर्द
15-20 किलोमीटर का जो फासला है, जगह है, इलाका है, तो ये तो सेंसिटाइज किया जाता है, ये सालों से किया जा रहा है। और आप इसी वक्त 5,000 ट्रैक्टर्स और 5,000 किसानों को बोलते हैं आप आइए पर रिंग रोड पे रहिए। इतना प्रिसीजन कौन से, यहाँ पे तो फौज में ऐसा प्रिसीजन नहीं रहता है, यहाँ तो आप किसानों की बात कर रहे हैं। मतलब एक जो काबिल तारीफ बात ये है, ये हम सब जो डेवलपिंग मुल्क हैं, पाकिस्तान हो, हम हैं, बांग्लादेश हो, जनूबी एशिया हो, बाकी यूरोप के या वेस्ट एशिया के लोग मुल्क हैं, तो एक तो पुलिस ने बड़ी एक तरीके की जब्त दिखाई है, रिस्ट्रेंट दिखाई है, क्यों 80 पुलिस कर्मी की बहुत ही इंजरीज हुई है और सिर्फ एक आदमी की मौत हुई है, वो भी एक्सीडेंटली। और उसी पे जो आप जो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, उसी पे छोटे से मसले को इतना बढ़ाया गया है। मैं दो मिनट में उसकी रिएक्शन दूंगा। तो वो तो एक तो काबिल तारीफ वो है। दूसरा है कि क्या ये अथॉरिटीज ने, हुक्मरानों ने एक तरीके की वायलेंस को, तशद्दुद को एक्सप्लॉइट किया है कि वो पूरा तितर बितर दस्त नाबूद करें इस एजिटेशन को। ये आपने सवाल उठाया है, मेरा भी ये सवाल है। जब जैसे मैंने कहा, गलती तो सरकार की भी थी तो उनको अलाउ किया गया। तीसरी जो है कि जो सरकार की आज तक किसानों के लिए पॉलिसी रही है, वो एक यूनिलैटरल, एक तरफा पॉलिसी रही है। यही सबसे बुनियादी सवाल जो है, बुनियादी एक तरीके का तरीका निभाया है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इरेलेवेंट हैं, हमें मेजॉरिटी मिली है, बट उनको ये भी जानने की जरूरत है कि जो सामाजिक ताकतें हैं वो हमेशा आ जाती, वो आ जाती। अथॉरिटेरियन भी सिस्टम हो, मगर वो हाँ, जब आएंगे तो आएंगे। जैसे हम ठीक कहते बात। हैं मर्फीज लॉ, जब होना है तो होगा। तो वही मर्फीज लॉ भी यहाँ अप्लाई होता है। तो अभी तो अभी ये जो अभी आपने बताया, भी थोड़ा सा जर्नलिस्टों का भी आपने जिक्र किया, ये जो जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस शुरू हो गए हैं मास्टर साहब, ये दिस सीम्स टू बी वेरी सीरियस, क्योंकि अब सिद्धार्थ जैसे जो लोग हैं, आपको पता है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह जो बाकी जगदीप हैं, राजदीप सॉरी, जो बाकी लोग इस तरह के हैं, उनका मतलब अब जर्नलिस्टों का क्या कसूर है इसमें? यही तो सबसे दर्दनाक और अफसोसनाक बात ये है। परसों ही मीटिंग हुई थी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सीमा मुस्तफा उनकी प्रेसिडेंट है, राजदीप मौजूद थे, बाकी भी बड़े सीनियर पत्रकार जर्नलिस्ट मौजूद थे। आप सिर्फ ये कार्रवाई नहीं, क्रिमिनल कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट पे सेडिशन चार्जेस, बगावत का। क्या जर्नलिस्ट बगावत करेगा? और वो भी जैसे आपने खुद ही कहा है, वो सिद्धार्थ वरदराजन हो, राजदीप सरदेसाई हो, और बाकी जो जिनका आपने जिक्र किया है, बड़े जाने माने हमारे जर्नलिस्ट, बहुत ही फेयर, वेरी ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, कि मतलब एक तरीके का ये अथॉरिटेरियन स्ट्रीक सरकार दिखाई है। मुझे, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हुआ क्या है कि उन्होंने, मतलब उनके खिलाफ चार्ज क्या है, उन्होंने क्यों अनाउंस किया कि पुलिस ने गोली मारी और एक आदमी मरा, एक आदमी तो मरा। वो जब अब ऐसा हैरत अंगेज, ऐसा सडन, अचानक ये एक डेवलपमेंट होती है, पत्रकार कैन ऑल्सो बी हाँ, क्योंकि फ्लूइड मिसलेड। सिचुएशन है ना, जब भी हाँ कोई फ्लूइड बिल्कुल, सिचुएशन होती है तो उसमें तो कुछ भी कह सकते हैं ना कोई। यही इशरार साहब, फ्लूइड सिचुएशन, और कितनी जल्दी बदल रही है हाँ, सूरत हाल, एग्जैक्टली। बदल कैसी रही है। एक मिनट तो बिल्कुल आराम है, दूसरे मिनट तो अनाकी है। तो ये एक मिनटों में ये बदलाव आता है, कौन तो ये कौन इसमें ट्रैक कर। इसमें मैं आपको बताऊं मास्टर साहब, कि हम लोगों ने जो ओवरसीज जर्नलिस्ट हैं, हमने इसको टेकअप किया है और हमने इसको कंडेम किया है। क्या आपकी सतह के ऊपर भी लोगों ने इसको कंडेम किया है कि जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह का एक्शन जो है, दिस इज टू मच ऑफ एन एक्शन? भाई देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है आपने। वो ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 6-7 साल से प्रोग्रेसिवली मेजॉरिटेरियन फोर्सेस के जो ख्याल हैं वो थोड़ी डोमिनेंट पोजीशन में है। मगर फिर भी ये एक मैं कहता हूँ काबिल तारीफ चीज है कि फिर भी जिसने ऑपोजिशन करनी है वो कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में
काफी ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ टेलीविजन मीडिया में कुछ चैनल्स हैं वो अभी अपने काम में लगे हुए हैं, और ये आपके नाजरीन को मैं कोट करूंगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने लिखा है, वो मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा आपके लिए। देयर आर टीवी प्रोग्राम्स विच इंस्टिगेट पीपल, यू एज द गवर्नमेंट आर डूइंग नथिंग अबाउट। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट जो उनके खिलाफ भी ये बातें की जा रही हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट प्रो गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है इसी गवर्नमेंट के बारे में? तो मतलब हालात ठीक नहीं है। अब ये है कि इसका मतलब ये है कि नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट का चलेगा, कोई और नैरेटिव नहीं चलेगा। अगर कोई जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के नैरेटिव को टो नहीं करता है तो वो सेडिशन में भी फंसेगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी फंस सकता है। नहीं, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। हिंदुस्तान में इमरजेंसी भी हुई थी, अखबार में एडिटोरियल पेज तो बिल्कुल काला था, एक लफ्ज नहीं था वहां पे। वो भी एक जमाना था। मगर देखिए, इसी में लिए कहता हूं, जब आप सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट सरकार और समाज के साथ होता है, अगर उसको तोड़ेंगे, अथॉरिटेरियन ऑर्डर ले आएंगे, आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, आप जो किसान हैं, जो 40% आबादी है हमारी लेबर की, और 15% आपको जीडीपी देता है, आप उनको डिसरिगार्ड करते हैं। अगर आपकी जो बिलें पास हुई हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि मेजोरिटी है, ना तो किसी सिलेक्ट कमेटी को दी है, ना तो किसी स्टैंडिंग कमेटी को दी है। हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने हाल ही में आर्टिकल लिखा है, हमारे ग्रुप के वो हेड हैं जो जम्मू कश्मीर में हम काम करते हैं ट्रैक 2 में, तो वो उन्होंने लिखा है कि वो बीजेपी के लीडर थे, पिछले 40 साल से बीजेपी के लीडर, वाजपेयी के साथ। जी हाँ, वाजपेयी के एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वजीर खारजा रहे हैं। वो कहते हैं यूपीए के मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है मोशी साहब जी। तो 70% उन्होंने कहा है जो बिलें पास हुई हैं यूपीए 1 यूपीए 2 में, यूपीए 1 में 70%, थोड़ी सी कमी आई थी यूपीए 2 में। मगर जो इस सरकार की है, जब से ये शुरू हुआ है 1.5 साल से, 0% बिलें जो हैं वो सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को ही। ये क्या दिखाता है आपको? तो ये एक तानाशाही जैसी लग रही है। तो जब तक आप जमहूरियत के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो इस पे हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा जरा इशू जो हमारा है वो चाइना के हवाले से है। क्या मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और इनिशिएटिव चल रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक? क्या सूरत हाल है जी? देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि 40,000 फौज चीन की और हमारी आईबॉल टू आईबॉल अभी भी मशरकी लद्दाख में मौजूद हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर है, पहाड़ियों पे, चोटियों पे वो ऊपर बैठे हुए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। कोई जंगी कार्रवाई होगी नहीं। मुझे लगता है कोई ब्रेक थ्रू होने वाला नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं। चीन की वजह से अगर तरफ से देखें तो उनकी जो सियासी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है, वो उस पे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है, इंटरप्रिटेशन हैं। मगर उनकी जो जंगी हिकमत अमली है वो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। वो ये है कि जहां भी जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, हम वहां ऑक्यूपाई करेंगे और बैठेंगे। और यही मौका मिलेगा कि हमारी जो फौज है उनको कोई जंगी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जंगी एक्सपीरियंस मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं नाजरीन, 1969 में रूस के साथ, उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ, दूसरी दरिया पे एक जंग हुई थी, थोड़ी सी छोटी सी जंग। उसके बाद वियतनाम के साथ हुई थी 1979 में, 79 में। तो उसके बाद तो 79 के बाद कोई जंग लड़ी नहीं। तो ये एक लेबोरेटरी है, मुझे लगता है लेबोरेटरी उन्होंने रखी है। कम से कम हमारी फौजों को मॉडर्नाइज तो हमने किया, मगर वो जंग लड़ नहीं सकते हैं, अभी तो उनको कोई तजुर्बा नहीं है जंग का। तो तो वो ये है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं आपके ख्याल में? वही वही मैं कह रहा हूँ। मगर ये है कि ये एस्केलेट हो सकती है।
मुझे ये डर है इसरार साहब कि जो सूरत हाल इस वक्त वहां मौजूद है, जब गर्मी का मौसम आएगा या स्प्रिंग टाइम आ जाएगा तो सिचुएशन कैन गेट एस्केलेटेड। तो ये एक एक डर है। दूसरा जो ये है कि जो 9th राउंड अभी खत्म हुआ है उसपे उन्होंने, वो भी 2.5 महीने के बाद हुआ है, मतलब अगर फ्रीज हुई है जमीनी हकीकत, टॉक्स भी फ्रीज हुए, टॉक्स भी 2.5 महीने नहीं हुए। अब बात हुई है तो मगर कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि चीनी कहते हैं कि आप पहले जो जनूबी पैंगोंग में आप वो रेजिंगला और एकिनला की जो चौकियां हैं वहां से उतर आई है। तो हिंदुस्तान की फौज और वो कोर कमांडर्स कहते हैं कि ये पूरा जो मशरकी लद्दाख का है डिसंगेजमेंट साइमल्टेनियसली होगा, उधर से भी होना वही हम चाहिए। मानेंगे। तीसरी बात जो है, ये दिलचस्प बात आपके नाज़रीन के लिए होगी कि हुशिन शिशजेंग हैं, वो CICIR, वो उनकी जो जैसे पाकिस्तान की ISI है, हिंदुस्तान की R&AW है, उनका है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। उनका एक थिंक टैंक है, वो उसको हेड कर रहे हैं ये हुशिन शेंग। आर्टिकल में बहुत दिलचस्प बात वो ले आते हैं आपके और हमारे सामने कि हिंदुस्तान एक बड़ा कड़ा हिकमत अमली पॉलिसी ला रहा है। उस पे उनको जो पैदावार होगी खतरनाक रास्ता है, उनको लगता है कि इसकी पैदावार का इजाफा होगा और इसीलिए वो कड़ी पॉलिसीज निभा रहा है चीन के साथ। ये दिलचस्प बात है। और ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। अच्छा। जो मैंने अभी बात की है, ये आर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। 33 पन्नों का आर्टिकल है। आप इसको गूगल कीजिए, नाजरीन गूगल कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। वो कहता है कि जो चीन और अमेरिका के जो एक तरीके से टकराव है, उसका हिंदुस्तान पूरा फायदा उठा रहा है। और हिंदुस्तान की हिकमत अमली जो चीन के लिए है, वो बहुत ही टफन हो गई है, बहुत हार्ड हो रही है। और एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सिचुएशन जो सूरत हाल है वो बिल्कुल खराब हो सकते हैं। इससे ज्यादा भी जो एक सख्त आर्टिकल उन्होंने लिखा है, हु शेनजेंग ने, वो लिखा है ग्लोबल टाइम्स में। तो ये हमें, अब जो मैंने अभी 9th राउंड की बात की, आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि इसके रिस्पॉन्स में, क्या इसके रिस्पॉन्स में है या अलग तरीके से वजीर खारजा जयशंकर ने 8 पॉइंट का प्लान दिया है चीन को। ये बहुत आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई है। वो ठीक। ये है कि देखिए, प्रिंसिपल्स रखिए, म्यूचुअल सिक्योरिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। और जो बॉर्डर्स हैं उन पे हम ट्रैंक्विलिटी लाए। तीसरा, हमें जो मल्टीपोलर, ये तो चीन कभी मानेगा नहीं, क्योंकि चीन ने पिछले 15 साल से फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स में कहा है कि एशिया की पहाड़ पे एक ही टाइगर हो सकता है, तो वो टाइगर चीन है। तो आप ठीक। समझिए, तो मतलब ये माहौल जो हम देख रहे हैं, रास्ता जो हम देख रहे हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन। कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता हो ठीक। सकता है। ठीक। तो अब ये भी कहा गया है कि हर स्टेट को इंटरेस्ट हैं, कंसर्न्स हैं, वो प्रायोरिटीज हैं, उस पर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक। एंड ये आखिर में ये कहा है कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान और चीन। हजारों साल की ये कंटिन्यूटी रही है। आप जानते होंगे, इतनी सिविलाइजेशन रोम की रही है, इराक के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, सब तितर बितर हो गए हैं। दो ही सिविलाइजेशन है इस वक्त जो कंटिन्यूअस है, जिसपे मैं एक तरीके से पाकिस्तान को भी मानता हूं कि वो इस सिविलाइजेशन के जुड़े हुए हैं। तो ये सिविलाइजेशंस को लंबी दूरी की सोच विचार करनी चाहिए, जो हिकमत करनी अमली चाहिए। लाए लंबी हाँ, दूरी की आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात की आपने। तीसरी तरफ से जो बाइडेन साहब ने, ये भी बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान और चीन के जो इस वक्त के रिश्ते जिस स्थिति में है, सूरत हाल में है, वो कहते हैं कि
जो कुछ भी हो, वो 13 लड़ाकू जहाज ताइवान पे चीन ने भेजे थे। या उनको उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि देखिए हम अपने एलाइज को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आप हमला कर रहे हैं ताइवान को तो जंग के लिए तैयार रहें। ये भी ये बहुत बहुत अहमियत रखता है। और ठीक इसके साथ ही पहली बार इतनी दहाइयों में मैंने देखा है, डेकेड्स में, कि न्यूक्लियर इश्यूज की कोई बात उठाते नहीं है, क्योंकि अब तो कभी इस्तेमाल होगा नहीं। पर फिर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमारी जो एक्सटेंडेड डिटरेंस है, मतलब एक्सटेंडेड डिटरेंस न्यूक्लियर मीन उन मुल्कों के न्यूक्लियर पास परमाणु शस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, मगर हम उनको न्यूक्लियर मदद करेंगे कि ऐसे खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल आए कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो ठीक अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान का जो ट्राइपोलर एशिया है, इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है। तो मैं इसी ठीक के साथ ये ठीक रिस्पॉन्स खत्म ठीक करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिर में मैं चाहूंगा कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी ले लूं। अभी कुछ घंटे पहले आपने देखा होगा कि म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया है और उन्होंने ऑंग सान सू ची को उन्होंने डिटेन कर दिया है और बाकी जो लोग थे उनकी पार्टी के जो लोग हुक्मरान जमात के थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पे पहले तो इंडोनेशिया भी था, अभी भी थाईलैंड है। थाईलैंड में एक मिलिट्री डिक्टेटर, हालांकि कहते हैं जमहूरियत है, वहां भी एजिटेशन चलती आ रही है। अब तो एजिटेशन मोनार्की के खिलाफ, वहां तो अपने बादशाह को खुदा मानते हैं। मैं थाईलैंड में 4 साल रहा हूँ, मैंने खुद आंखों से देखा है रॉयल्टी के लिए कितनी इज्जत है थाइज में। मगर वो रॉयल्टी अब मिलिट्री के साथ जो मिली हुई है, तो वो इज्जत भी कम होती जा रही है। कि मतलब आपने जो मुद्दा उठाया है, ये सारे आलम का, मुल्कों का बदलाव बड़ी रैपिडली हो रहा है। तो इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं कोई है। आई एम हैरानी नॉट नहीं हुई सरप्राइज्ड आपको? एट ऑल। ये तो ठीक अखबारों में लिखा है, प्रिंट मीडिया में कम से कम 7 दिनों से ये कार्रवाई आ रही है, आती आ ठीक रही है कि मिलिट्री को ये ये एक तरीके के इलेक्शन जो इंतखाबात हुए हैं, उनको लगता है कि इंतखाबात में कुछ दखल अंदाजी हुई खबर हुई है, है। तो जी मिलिट्री उसको मानती नहीं है। बिल्कुल गलत है, ठीक क्योंकि ठीक उनकी इलेक्शन सिस्टम है। वैसे भी उनकी कुछ सीटें, 25% सीटें तो म्यांमार में गारंटीड है, पच्चीस गारंटीड फीसदी वो मिलिट्री को दी जाएगी, और फिर भी कू कर दिया है। तो ये इस पे मतलब ठीक हम कुछ कर क्या सकते हैं? चले हिंदुस्तान ठीक के लिए तो एक नया नया एक चुनौती आ गई है, क्योंकि रिश्ते भी ठीक हो गए थे। जो बैलेंस उन्होंने डेमोक्रेसी और मिलिट्री का एक बैलेंस लगाया था, ऑंग सांग सूची ने भी हाँ काफी कॉम्प्रोमाइज किया था, काफी हाँ कॉम्प्रोमाइज किया था। उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म रोहिंग्यास को आपको याद होगा, हाँ जी रोहिंग्या रोहिंग्यास मुस्लिम्स के को खिलाफ उसने इतनी कार्रवाई की और काफी उस पे क्रिटिसिज्म हुआ था। मगर वो ठीक किस लिए? कि वो आर्मी के प्रेशर में थी। अब उन्हीं उसी आर्मी के नीचे उनको काम ठीक करने पड़ेगा। ये कैसे होगा अभी हम कह नहीं मुश्किल है। सकते हैं। लेट अस वॉच द डेवलपमेंट। चलें इसको हम ये भी चूंकि फ्लूइड सिचुएशन है इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक भी बात कर सकते हैं। लेकिन जी, थैंक यू वेरी मच माशा साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता बहुत रहेगा बहुत और दुआ में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।